स्कूल के खेल के मैदान में कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की शियाहुआ ने अचानक तुम्हें जमीन पर गिरा दिया। अपना चेहरा तुम्हारे चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर उसने तुम्हारे होठों पर मौजूद वनीला की खुशबू का मजा लिया। इस नज़ारे को देखकर स्कूल के 3 अरब गॉबलिन लड़के गुस्से से अपने दांत पीसने लगे। यहां तक कि वहां से गुजरते हुए कुत्ते ने भी तुम्हें देखकर 2 बार भौंक दिया। फिर भी खुश होने के बजाय तुमने उसे बिना किसी औपचारिकता के झटक कर खुद से दूर कर दिया। सेनपाई, तुमने पूछा, क्या हम घर जाकर किस नहीं कर सकते? ये सुनकर शियाहुआ का दिल खुशी से खिल उठा। ठीक है, तुम नासमझ जूनियर, उसने जवाब दिया। घटनाओं का ये मोड़ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। जब तुमने अपने माता पिता को बताया कि एग्जाम के बाद किया गया तुम्हारा प्यार का इजहार नाकाम रहा, तो उन्होंने तुरंत अपने एक करीबी दोस्त की बेटी को तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए बुला लिया। तुम्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की एक सीनियर या अपर क्लासमेट निकलेगी। या इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये कि यही सेनपाई, जो आमतौर पर सबके साथ एक ठंडा और बेपरवाह रवैया रखती थी, तुम्हारे साथ एक ही कमरा शेयर करने के लिए राजी हो जाएगी। तुमने अपने माता पिता को एग्जाम के बाद प्यार के इजहार में मिली नाकामी की पूरी कहानी सुनाई थी, लेकिन दिलासा देने के बजाय तुम्हारी माँ और पिताजी ने बेरहमी से तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हें सिंप कहकर चढ़ाया। उन्हें इतनी जोर से हंसते हुए सुनकर तुम्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या तुम सच में उन्हीं के सगे बच्चे हो। हालांकि जब उनकी हंसी शांत हुई तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी तरफ मुड़े और बोले, बेटे, मैंने तुम्हारे लिए एक पत्नी का इंतजाम कर दिया है। ये एक बचपन की सगाई है जो बहुत पहले ही तय हो गई थी। तुम दोनों कल ब्यूरो ऑफ सिविल अफेयर्स जाकर अपना मैरिज लाइसेंस यानी शादी का प्रमाण पत्र ले आओगे। ये सुनकर तुम पूरी तरह से सन्न रह गए। इस अचानक और अप्रत्याशित सगाई ने तुम्हें पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। जरा रुकिए पिताजी, मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूं। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं अभी ही शादी कर लूं? क्या अब से मुझे अपने स्कूल के सभी फॉर्म्स में विवाहित वाले बॉक्स पर टिक करना पड़ेगा? इसके अलावा उस लड़की से तो मैं अभी तक मिला भी नहीं हूं। भला वो किस आधार पर शादी के लिए राजी होगी? तुम्हारे पिताजी ने एक उपेक्षा भरी मुस्कान दी। एक बात बताऊं, अगर लड़की को कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तुम्हारे जवाब का इंतजार किए बिना उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। वही शियावैन, क्या कल तुम्हारे पास सिविल मामलों के ब्यूरो जाने का समय है? उसने कॉल को स्पीकर फोन पर डाल दिया। ठीक उसी समय जब तुम मन ही मन खुश हो रहे थे, ये देखने के लिए कि जब तुम्हारे पापा को मना किया जाएगा तो उनके चेहरे पर कैसी अजीब सी मुस्कान आएगी, तभी तुम्हें दूसरी तरफ से एक शांत आवाज सुनाई दी। कोई बात नहीं अंकल, कल का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम्हारे पापा ने फोन काट दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि नतीजा क्या निकलेगा। वो एक विजयी मुस्कान के साथ तुम्हारी तरफ मुड़े। सुना तुमने खुद ही कहा था कि जब तक उसे कोई एतराज नहीं है तब तक तुम्हें भी कोई एतराज नहीं है। अगर अब तुमने पीछे हटने की हिम्मत की तो कॉलेज जाने के बाद तुम्हारे रहने खाने का खर्चा तुम्हें खुद से उठाना होगा। लेकिन, और ध्यान से सुनो, अगर तुम जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो मैं तुम्हें हर महीने 3,000 रुपए दूंगा। ये सुनकर तुम अपने पापा की बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। तुमने तय किया कि तुम बाद में उनसे अकेले में इस बारे में बात करोगे। आखिरकार मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो शादी है, जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव। क्या होगा अगर बात न बनी और तुम्हारा तलाक हो गया तो? फिर अगर तुम्हें बाद में कोई और मिल गया तो क्या तुम्हें सेकंड हैंड माल नहीं माना जाएगा? तुम्हें लगा कि उन पर भी जरूर किसी का दबाव रहा होगा। जब सही समय आएगा तब तुम उनसे आराम से लंबी बातचीत करोगे। बाद में अपने कमरे में वापस आकर तुमने अपना फोन निकाला और वो फोटो देखी जो तुम्हारी माँ ने अभी अभी तुम्हें भेजी थी। तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारे होने वाले मंगेतर जिसकी शादी तुम्हारे लिए तय की गई थी, वो तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर थी। वो यकीनन कैंपस ब्यूटी बनने लायक थी, जियांग झियान। तुम्हें लगा जैसे तुमने ये नाम पहले कहीं सुना है, और किसी वजह से जैसे ही तुम्हारी नज़र उस पर पड़ी तुम्हें एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। तुम्हारे दिल की धड़कनें भी थोड़ी तेज हो गईं। फिर भी आपको एक बात का पूरा यकीन था, आप दोनों कभी पहले नहीं मिले थे, कम से कम आपकी यादों में तो कहीं नहीं। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए आपको पता भी नहीं चला और आप सो गए।
अगली सुबह जब आप अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए थे, तभी आपके पापा कमरे में जोर से घुसे और आपकी ऊपर से चादर खींच ली। अरे ओ आलसी, उठ जा, कल रात कितनी देर तक जागा था? चिढ़कर अपनी आंखें मलते हुए आप बड़बड़ाए। पापा, मम्मी, ये क्या है? क्या आप लोग मुझे मेरी छुट्टियों में आराम से सोने भी नहीं दे सकते? दरवाजे से आपकी मम्मी की आवाज आई, जो थोड़ी नाराज लग रही थीं। क्या तुम सच में बेवकूफ हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो? आज ही तो तुम्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाना है। तभी आपको बात समझ आई और आप झट से पूरी तरह जाग गए। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाकर नहाता हूं। ये कहकर आप कमरे से बाहर भाग निकले। आपकी मम्मी ने पीछे से आवाज दी, रुको, पहले शर्ट तो पहन लो। आप बस हंसकर टाल गए, बिल्कुल बेफिक्र होकर। मैं बिना पैंट के थोड़ी घूम रहा हूं, वैसे भी घर में कोई बाहरी आदमी तो है नहीं। लेकिन ठीक अगले ही पल जैसे ही आप लिविंग रूम में पहुंचे, आपके चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। लिविंग रूम में एक लड़की बैठी थी जो सीधे आपकी तरफ ही देख रही थी और उसके गालों पर हल्की सी शर्म की लाली छा गई थी। आप वहीं खड़े रह गए, हक्के बक्के। आपका तो मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार पर पटक कर वहीं मर जाएं। आपका अभी बन रहा सिक्स पैक, जो अभी पूरी तरह से बना भी नहीं था, सबके सामने खुल गया था। आप तुरंत भागकर बाथरूम में घुस गए। इस बीच लिविंग रूम में जियांग जियान के चेहरे पर भी हल्की सी शर्म की लाली छा गई। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और वो मन ही मन बुदबुदाया, बढ़िया फिजिक है, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई थी। सच में काफी समय हो गया है। कुछ देर में आप नहा धोकर तैयार हो गए। आपने कपड़े बदले और फिर लिविंग रूम में वापस आए, जहां आप और जियांग जियान बस एक दूसरे के सामने खड़े रहे, पूरी तरह से खामोशी में। इस बीच आपके माता पिता आपके बेडरूम के अंदर थे। ये समझ ना पाते हुए कि आखिर हो क्या रहा है, आपने अपना कान दरवाजे से सटा दिया। वे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या मुझे बाहर जाकर उन्हें याद दिलाना चाहिए कि उन्हें शादी का सर्टिफिकेट लेने जाना है? उस अजीब सी चुप्पी को तोड़ने वाले आप ही पहले व्यक्ति थे। नमस्ते, मेरा नाम फैंग हाओयुन। अपने सामने खड़ी उस अलौकिक सुंदरी को निहारते हुए आपका दिल बेकाबू होकर जोरों से धड़कने लगा। वो बेहद खूबसूरत थी, अपनी तस्वीरों से भी कहीं ज्यादा। तस्वीरों में वो कुछ हद तक गंभीर और दूर दूर सी लगती थीं, लेकिन अब जब वो सामने थीं तो वो, क्या आप ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं, थोड़ी प्यारी लग रही थीं। जियांग जियान ने विनम्रता से सिर हिलाया और फिर एक शांत बेपरवाह लहजे में कहा, चलो। कहाँ? आपने हैरानी से पूछा। जियांग जियान ने अपनी खूबसूरत कमान जैसी भौहें ऊपर उठाईं। शादी का सर्टिफिकेट लेने। उसका लहजा पूरी तरह से सपाट था, मानो शादी करना दुनिया का सबसे मामूली काम हो। आपके चेहरे के हाव भाव कुछ अजीब से हो गए। रुको, क्या तुम सच में गंभीर हो? मुझे क्या पहनना चाहिए? जियांग जियान ने शांत भाव से जवाब दिया, बस तुम खुद आ जाना, साथ में अपना आईडी कार्ड और परिवार का रजिस्ट्रेशन बुकलेट ले आना। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे ज्यादा देर इंतजार मत करवाना। बेहतर होगा कि तुम कुछ सफेद रंग का पहन लो। इतना कहकर वो खड़ी हुईं और आपके आगे आगे बाहर चली गईं। जैसे ही जियांग जियान वहां से निकलीं, आपके माता पिता तुरंत बेडरूम से बाहर आ गए। ये रहा परिवार का रजिस्ट्रेशन बुकलेट और तुम्हारा आईडी कार्ड, और ये रहे वे कपड़े जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से तैयार करके रखे थे। जल्दी करो और इन्हें पहन लो। ये शब्द कहते हुए उन्होंने आपको जोर से धक्का दिया और सीधे मुख्य दरवाजे से बाहर निकाल दिया। हालांकि नीचे पहुंचने पर जियांग जियान के दिल में खुशी की एक लहर सी उठी, लेकिन उसने खुद को शांत और गंभीर दिखाने की पूरी कोशिश की। उसके खूबसूरत चेहरे पर पूरी तरह से शांति छाई हुई थी और उसके व्यक्तित्व से एक शांत और बेपरवाह आभा झलक रही थी। जब आप आखिरकार नीचे पहुंचे, तब जाकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा है ना? आपने एक सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी, एक ऐसा पहनावा जो काफी फॉर्मल लग रहा था। आपको देखकर जियांग जियान ने हल्की सी मजाकिया मुस्कान दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब जब आप बड़े हो गए हैं तो आप असल में काफी अच्छे दिखेंगे। क्या कुछ गड़बड़ है? इस पल तक भी आपको ये नहीं पता था कि अपने सामने खड़े व्यक्ति को कैसे संबोधित करें। कुछ नहीं। असलियत में लौटते हुए जियांग जियान ने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए अपनी नजरें हटानी। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा है ना? आपने फिर पूछा। असल में मैंने काफी देर इंतजार किया। आपका मतलब तो बस शिष्टाचारवश हल्की फुल्की बातचीत करना था। आपको जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसे सच में लगेगा कि इंतजार काफी लंबा था। कितनी अजीब बात है। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? क्या हमें टैक्सी लेनी चाहिए? आपने जल्दी से विषय बदल दिया। जियांग जियान ने जवाब दिया, मेरे पास कार है, हम गाड़ी से चलेंगे।
फिर वो आपको एक सफ़ेद मर्सिडीज बेंज की ओर ले गई। आप पूछे बिना नहीं रह सके, क्या आपको इसके लिए मजबूर किया गया था? अब तक आप पहले ही एक योजना बना चुके थे। अगर उसे सच में मजबूर किया गया था तो आप दोनों कुछ समय के लिए शादी का नाटक कर सकते थे, अपने माता पिता को दूर रखने के लिए कोई बहाना ढूंढ सकते थे और फिर बाद में कोई और कारण बताकर कह सकते थे कि ये रिश्ता नहीं चल पाया। जियांग जियन ने फिर से एक हल्की मजाकिया मुस्कान दी। साफ था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा सवाल पूछेंगे। उसकी चुप्पी देखकर आपने मान लिया कि आपका अंदाजा सही है और आगे कहा, आपको भी मजबूर किया गया था, है ना? हमने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया है और हम पहले ही शादी कर रहे हैं। कौन जाने हमारे माता पिता क्या सोच रहे हैं। कैसा रहेगा अगर हम एक योजना बनाएं? हम बस शादी का नाटक कर सकते हैं, ये कैसा रहेगा? उसी पल जियांग जियन के होठों के कोने पर एक हल्की, लगभग न के बराबर मुस्कान थिरकी। उसने अपनी एक भौं ऊपर उठाई, उसकी नज़रों में शरारत की एक झलक थी। आप जो भी कहेंगे मैं मान लूंगी, तो चलो बस नाटक करते हैं। ये सुनकर आपने राहत की सांस ली। ठीक है, तो चलो चलते हैं। जियांग जियन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तुमने उसे पूरी हैरानी से देखा। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये कार यहां कैसे पहुंची? मैंने अभी अभी इसकी कीमत चुकाई है। तो फिर से कीमत चुकाओ, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। तुमने उसे पूरी तरह से अविश्वास भरी नजरों से देखा। तुम इतनी महंगी कार में घूम रही हो और मुझसे कह रही हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? मानो तुम्हारे मन की बात पढ़ ली हो। जियांग जियन ने शांति से समझाया, ये मेरे पिताजी की कार है। फिर भी ये भावना तुम अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। तुम दोनों कार से बाहर निकले। मानो उसे पहले से ही सारी स्थिति पता हो, जियांग जियान तुम्हें गुलाबी रंग के इलेक्ट्रिक स्कूटर की ओर ले गई। यहां एक और है, तुम चलाओ। तुम एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन जल्द ही मान गए। हालांकि जब तुमने हेलमेट का रंग देखा तो तुम्हारी भौएं तन गईं। ये हेलमेट भी गुलाबी क्यों है? जियांग जियान ने बस तुम्हें घूर कर देखा। असल में क्या किसी लड़की के लिए गुलाबी चीजें खरीदना बिल्कुल सामान्य बात नहीं है? क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो? तुमने विरोध में जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कम कैसे समझ सकता हूं? मुझे तो असल में गुलाबी रंग बहुत पसंद है। बैठ जाओ। जब तुमने अपना हेलमेट पहन लिया तो जियांग जियान ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की सीट के नीचे हाथ डाला और एक और गुलाबी हेलमेट निकाला। वो तुम्हारी तरफ मुड़ी और बोली, इसे पहनने में मेरी मदद करो, मुझे नहीं पता इसे कैसे पहनते हैं। उस पल तुम सोचे बिना नहीं रह पाए। अगर तुम्हें हेलमेट पहनना नहीं आता तो तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों चला रही हो? क्या तुम्हें ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने का डर नहीं है? चलो कोई बात नहीं, लगता है मुझे ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हारी लंबाई 1.83 मीटर थी, जबकि जियांग जियान सिर्फ 1.68 मीटर लंबी थी। तुमने उसका हेलमेट लगाने में मदद करने के लिए अपना सिर झुकाया। तुम्हारी आंखें मिली और जब तुमने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा तो तुम्हारे गाल शर्म से गुलाबी हो गए। अपने मिलते जुलते गुलाबी हेलमेट पहनकर तुम दोनों उस छोटे से स्कूटर पर सवार हो गए और बस 2 लोग, 2 गुलाबी हेलमेट, तुम सड़क पर निकल पड़े। तुमने ज्यादा तेज गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं तुम नियंत्रण न खो बैठो या कोई गलत मोड़ ना ले लो। इस बीच जियांग जियान के हाथ अनजाने में तुम्हारी कमर के चारों ओर लिपट गए थे। पूरी यात्रा के दौरान तुम अपने बेहतरीन आत्मनियंत्रण के लिए शुक्रगुजार थे, वरना तुम्हारी पीठ से सटे उसके कोमल शरीर और हल्की मीठी खुशबू के एहसास के साथ तुम्हारे लिए कोई दुर्घटना करना बहुत आसान हो जाता। लगभग 15 मिनट की सवारी के बाद तुम आखिरकार सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गए। तुम दोनों एक के पीछे एक चलते हुए और हर एक के हाथ में एक हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुकलेट यानी पारिवारिक पंजीकरण पुस्तिका थी, अंदर चले गए। 2.5 घंटे बाद एक नौजवान लड़का और लड़की ब्यूरो से बाहर निकले और हर एक के हाथ में अपना अपना विवाह प्रमाण पत्र था। तुम अपने हाथों में मौजूद प्रमाण पत्र को घूरे जा रहे थे और तुम्हें अब भी ऐसा लग रहा था जैसे तुम कोई सपना देख रहे हो। तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम्हारी शादी ठीक इस तरह होगी। हालांकि तकनीकी रूप से ये एक नकली शादी थी, फिर भी ये पहली बार था जब तुम शादी के बंधन में बंधे थे। तुमने जियांग जियान की ओर देखा। वो अपने प्रमाण पत्र को नहीं देख रही थी, बल्कि उसने उसे अपने बैग में रख लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कोई खास महत्व नहीं देती। बेहतर होगा कि तुम इसे सुरक्षित रखो। अगर कभी हमारा तलाक हुआ तो बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जियांग जियान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने बस धीमी आवाज में कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए।
फिर तुमने एक साझा साइकिल को अनलॉक करने के लिए स्कैन किया और उससे कहा, अच्छा, मैं अब चलता हूँ। जियांग जियान पूरी तरह से शांत और अविचलित लग रही थी। जियांग यूनिवर्सिटी में पंजीकरण करवाना मत भूलना। एक छोटी सी विदाई के साथ तुम साइकिल चलाते हुए वहां से चले गए। जैसे ही जियांग जियान ने तुम्हें दूर जाते हुए देखा, उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। ना समझ लड़का, उसने धीरे से कहा। फिर वो अपनी मर्सिडीज में वापस गई, अपना विवाह प्रमाण पत्र बाहर निकाला और उस पर छपी तस्वीर को घूरने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से उस तस्वीर पर टिकी हुई थीं। एक नकली शादी है ना, तुम नासमझ लड़के। वो सरकारी मोहर नकली नहीं है, तुम्हें पता है। उसके आम तौर पर गंभीर रहने वाले चेहरे पर एक हल्की मनमोहक मुस्कान कौंध गई। फिर उसने सावधानी से शादी का सर्टिफिकेट अपने बैग में रखा, अपनी मर्सिडीज में बैठी और गाड़ी चलाकर चली गई। ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास लाइसेंस ना हो? मैं तो बस उस बेवकूफ़ के साथ मजाक कर रही थी। तुमने अपनी शादी के बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बताया था, और इसकी एक अच्छी वजह भी थी। तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हुई। मुख्य बात यह थी कि ये असल में एक नकली शादी थी। अगर बाद में ये बात बाहर आ जाती तो इससे तुम्हें असली पार्टनर ढूंढने में दिक्कत हो सकती थी, और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, तुम्हारी पत्नी को भी दिक्कत हो सकती थी। फिर भी उस पल तुम्हारे मन में ख्याल आया, काश ये सब सच होता, लेकिन ये नामुमकिन था। दूसरे इंसान को भी जबरदस्ती इस शादी के लिए राजी किया गया था। उसे यकीनन तुम जैसे इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हाँ, वीडियो गेम्स में ही लगे रहना मेरे लिए सबसे सही रहेगा। तुम्हारे यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को लेकर कोई हैरानी वाली बात नहीं हुई। आखिर में तुमने जियांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद सेमेस्टर का पहला दिन आ गया। जैसे ही तुमने कैंपस के गेट से अंदर कदम रखा, तुम्हें एक लाइन में लगे बड़े बड़े नीले छातों का झुंड दिखाई दिया, जिनके नीचे अलग अलग कॉलेजेस के प्रतिनिधि बैठे थे। कॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट और कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। अपना लक्ष्य तय करने के बाद तुम अपना 28 इंच का सूटकेस घसीटते हुए उस मेज की तरफ ले गए जिस पर यह साइन लगा था, कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन। माफ कीजिए, क्या ये कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस के नए छात्रों के रजिस्ट्रेशन की जगह है? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। बिल्कुल सही, ये सच में कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस के रजिस्ट्रेशन की जगह है। तुमने जल्दी से अपना एडमिशन लेटर और आईडी कार्ड निकाला और उन्हें उस आदमी को सौंप दिया। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की, लेकिन जैसे ही वो तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए किसी सीनियर छात्र को बुलाने वाला था, आसपास मौजूद भीड़ की बातचीत अचानक तेज हो गई। क्या वो जियांग यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी नहीं है? वो नए छात्रों के रजिस्ट्रेशन वाले इलाके में क्या कर रही है? रजिस्ट्रेशन वाली मेज़ों के पीछे एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी थी, जिससे एक शांत और शालीन चमक निकल रही थी, और उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी बेरुखी झलक रही थी। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो, और वो कोई और नहीं बल्कि जियांग जी थी, वो औरत जिससे तुमने आधिकारिक तौर पर शादी की थी। सच कहूं तो लगभग हर किसी की नज़र उसी पर टिकी हुई थी। असल में तुम किसी सीनियर स्टूडेंट से मदद मांगने वाले थे, लेकिन तभी तुमने देखा कि वो भी अपनी जगह पर जम सा गया था और जियांग जियान को ही घूरे जा रहा था। ये तो वही है। जिस पल तुम्हारी नज़र जियांग जियान पर पड़ी, 1 महीने पहले हुई तुम्हारी जल्दबाजी वाली सारी यादें तुम्हारे जहन में ताज़ा हो गईं और तुम्हारा दिल बेकाबू होकर जोरों से धड़कने लगा। उस पल जियांग जियान इधर उधर देख रही थी, मानो वो किसी को ढूंढ रही हो। आखिरकार, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा, उसे वो इंसान मिल ही गया जिसे वो ढूंढ रही थी। उसकी भौहों पर पड़ी शिकन पल भर में गायब हो गई। उसकी ठंडी बर्फीली नज़रें प्यार भरी नरमी में बदल गईं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वो तुरंत तुम्हारी तरफ बढ़ने लगी। तुम अपनी जगह पर जम गए, हक्के बक्के रह गए। तुम तो बस ये ड्रामा देखने के लिए वहां रुके थे, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था कि वो सीधे तुम्हारी ही तरफ चली आ रही है? जब तुम वहां हैरान परेशान खड़े थे, तब तक जियांग जियान तुम्हारे ठीक सामने पहुंच ही चुकी थी। मिड ऑटम फेस्टिवल की छुट्टियां आ गई थीं।
तुम बड़े जोश के साथ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन तुमने कितनी बार भी दरवाजे की घंटी बजाई, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तुमने तुरंत अपने पिता को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन पर ही तुम्हें ये बता दिया गया कि अब उस घर में तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है और तुम्हें दोबारा कभी भी वहां आने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि तुम अपनी बात पूरी भी कर पाते, उन्होंने फ़ोन काट दिया। तुम दरवाजे पर खड़े पूरी तरह से हैरान परेशान थे। क्या मिड ऑटम फेस्टिवल परिवार के मिलन का समय नहीं होता? वे अपने ही बेटे को घर आने से मना कैसे कर सकते हैं? जब तुम ये सोच ही रहे थे कि वापस अपने हॉस्टल चले जाओ, तभी उस शांत और रहस्यमयी जियांग जियान ने तुम्हें एक लोकेशन पिन भेजा, जिसके साथ एक मैसेज भी थी। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। तुमने लोकेशन चेक की। ये जियांग यूनिवर्सिटी के बहुत पास ही एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या पिता ने सच में मेरे लिए घर खरीदा है? हालांकि तुमने तुरंत ही इस विचार को मन से निकाल दिया। इस बात की कहीं ज्यादा संभावना थी कि उन्हें तुम्हारे लिए बस किराए पर कोई जगह ले ली होगी। तुम्हें याद आया कि तुमने अपने हॉस्टल के साथियों को, उस शोर शराबा करने वाले ग्रुप को, जिन्हें तुम प्यार से अपने बेटे कहकर बुलाते थे, पहले ही बता दिया था कि तुम छुट्टियों में घर जा रहे हो। अगर उन्हें अभी पता चल जाता कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तो वो पूरा ग्रुप बिना किसी शक के तुम्हारी जमकर खिंचाई करता। बिना एक पल भी सोचे तुम तुरंत उस रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तरफ चल दिए, जहां लोकेशन पिन दिखा रहा था। थोड़ी ही देर में तुम्हें वो खास यूनिट नंबर मिल गया। तुम अभी दरवाजे तक पहुंचे ही थे, अभी तुमने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, जियांग जियान तुम्हारे सामने आ गई। उसने बस एक पतली सी पजामा और शॉर्ट्स पहन रखी थी। ऐसी एकदम परफेक्ट काया देखकर, जैसी आमतौर पर किसी बेहद खूबसूरत लड़की की होती है, तुम्हारी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। सीनियर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जियांग जियान ने हालांकि पूरी तरह शांत होकर जवाब दिया, अंदर आ जाओ, चप्पलें शू कैबिनेट में रखी हैं। तुमने जल्दी से चप्पलें पहनी और अंदर कदम रखा, अपनी आंखों से उन चमकीली गुलाबी चप्पलों को देखते हुए जो अब तुम्हारे पैरों की शोभा बढ़ा रही थीं। और जरा देखो तो, इन पर तो खरगोश का डिजाइन भी बना है। सेनपाई, और ये गुलाबी रंग की हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही भड़कीली लग रही हैं, है ना जियांग जियान? वो शरारती अंदाज में मुस्कुराई। खरगोश तो बहुत प्यारे होते हैं, तुम उन्हें भड़कीला कैसे कह सकते हो? उसकी ये बात सुनकर तुम्हें अचानक थोड़ी उलझन महसूस हुई। अभी अंदर आने से पहले वो काफी शांत और गंभीर लग रही थी। दरवाजा बंद होते ही वो अचानक इतनी चंचल कैसे हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि अकेले में उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हो? तुमने जियांग जियान की चप्पलों पर नजर डाली और देखा कि वे बिल्कुल उसी मॉडल की थीं। बस उसकी चप्पलें नीले रंग की थीं और उन पर एक बड़े खतरनाक भेड़िए का डिजाइन बना था। क्या ये दोनों एक दूसरे से मेल खाने वाली कपल सेट वाली चप्पलें थीं? तुम्हें अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि तुम एक छोटे से खरगोश की तरह भटकते हुए सीधे भेड़िए की मांद में आ गए हो? सेनपाई, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जियांग जियान ने अपने कंधे उचकाए और जवाब दिया, मैं तो हमेशा से यही हूँ। असल में मैं पूरे 1 साल से यहीं रह रही हूँ। 1 मिनट रुको, आप 1 साल से यहीं रह रही हैं? लेकिन क्या मेरे पापा ने ये जगह मेरे लिए किराए पर नहीं ली थी? ठीक उसी पल जियांग जियान के होठों के किनारे पर एक हल्की सी मुस्कान थिरकी और उसने कहा, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। ये वो घर है जो पिताजी ने हमारे लिए खरीदा है। ये शब्द सुनकर तुम्हारा दिमाग तुरंत ही चकरा गया। जियांग जियान शरारत भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराती रही। आखिरकार हम अपनी शादी रजिस्टर करवा ही चुके हैं। मेरे पिताजी अब तुम्हारे भी पिताजी हैं, है ना? हम एक ही परिवार हैं, इसलिए अब कोई औपचारिकता दिखाने की जरूरत नहीं है। तभी तुम्हें असलियत का एहसास हुआ कि ये वही घर था जो अंकल जियांग ने खास तौर पर तुम दोनों के लिए खरीदा था। जियांग जियान की विजयी मुस्कान को घूरते हुए तुमने मुश्किल से अपनी लार निगली। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम सीधे एक भेड़िए की मांद में घुस आए हो, और वो भी एक खूबसूरत बड़ी मादा भेड़िए की मांद में? तुम्हें वहां हक्का बक्का खड़ा देखकर उसने एक और बात जोड़ी, ओह, और अब से तुम हर वीकेंड यहीं रुकोगे। हालांकि अगर तुम कभी हफ्ते के बीच में भी वापस आना चाहो तो वो भी बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी उन बड़ी बड़ी चमकती आंखों को झपकाया। जियांग जियान के मासूम हिरनी जैसी आंखों वाले चेहरे को देखते हुए तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं।
आखिरकार तुमने बस अपार्टमेंट के अंदर की तरफ इशारा किया और पूछा, तो मेरा कमरा कहाँ है? ये काफी बड़ा अपार्टमेंट था, 4 कमरों और एक लिविंग रूम वाला लेआउट। तुम्हारा सवाल सुनकर जियांग शियान ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और कहा, चलो मैं तुम्हें हमारे घर का एक चक्कर लगवाती हूँ। घर शब्द सुनते ही तुम्हें अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे तुम सच में एक शादीशुदा जोड़ा हो। सबसे पहले इस कमरे को देखो, मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये तुम्हारा गेमिंग रूम है। 2 कंप्यूटर, दोनों में RTX 4090 ग्राफिक्स कार्ड लगे हैं। तुम बेफिक्र रह सकते हो कि इसके स्पेसिफिकेशंस एकदम टॉप नॉच हैं। ये हमारी अपनी निजी गेमिंग की दुनिया है। जिस पल तुमने RTX 4090 सुना, तुम खुद को और रोक नहीं पाए। तुम तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे और धीरे से इस कंप्यूटर के हार्डवेयर को सहलाने लगे। स्कूल के दिनों में मैं हमेशा एक गेमिंग लैपटॉप इस्तेमाल करता था, इसलिए मुझे जो भी मिलता उसी से काम चलाने की आदत थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मुझे एक असली ई-स्पोर्ट्स रूम मिलेगा जिसमें इतने शानदार उपकरण होंगे। सच में, अब वीकेंड पर डॉम में बंद होकर कौन रहना चाहेगा? मैं तो यहीं इसी कमरे में मरना ज्यादा पसंद करूंगा। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर जियांग जियान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मर्द लोग, तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए बस जरा सी कोशिश की जरूरत होती है। तभी तुम पीछे मुड़े और जोश से चिल्लाए, अब मैं 2 कंप्यूटरों पर खेल सकता हूं। जियांग जियान ने तुम्हें घूर कर देखा। उसका मन किया कि तुम्हें एक लात मारे। तुम तो बिल्कुल ही बुद्धू हो। 2 कंप्यूटर सामने रखे थे तो क्या ये बात साफ नहीं थी? सुअर जैसा दिमाग, बेवकूफ। दूसरा वाला मेरा है। तुम आखिर सोच क्या रहे थे? तुमने उसे शक की नजर से देखा और पूछा, तुम सच में वीडियो गेम्स खेलती हो? इस तरह चुनौती मिलने पर जियांग जियान ने अपने होंठ से कोड़ लिए। मैं तुम्हें बुरी तरह हरा सकती हूं। उसी पल उस लड़के के अंदर की जबरदस्त मुकाबला करने की भावना अचानक जाग उठी। तुमने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, सुनो सीनियर जियान, और मैं यहां सिर्फ शेख ही नहीं बगार रहा हूं, लेकिन अगर तुम मुझे किसी ऐसे गेम में हरा देती हो जिसमें मैं माहिर हूं, तो इस घर में तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगा। तुम बस नाम लो और मैं उसे पूरा करूंगा। जियांग जियान के होठों पर फिर से वही हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने जवाब दिया, तुमने खुद कहा है, चलो छोटी उंगली से वादा करते हैं। बिना कुछ सोचे समझे तुमने इस सौदे को पक्का करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जिस पल तुम्हारी उंगलियां उसकी उंगलियों से टकराईं, तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया। अपने सामने खड़ी उस सीनियर लड़की को देखते हुए, जो अब बेवकूफ़ों जैसी मुस्कान बिखेर रही थी, तुम्हें अचानक एक अजीब सी जानी पहचानी सी भावना महसूस हुई। ऐसा लगा मानो तुमने ये नज़ारा कहीं पहले भी देखा हो। हालांकि तुम्हें ठीक ठीक याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। इससे पहले कि तुम्हें कुछ समझ आता, तुम्हारी तर्जनी उंगली जियांग जियान की छोटी और नाजुक उंगली से लिपट चुकी थी। हल्की सी शर्म से अपना सिर झुकाते हुए जियांग जियान ने एक कोमल और प्यारी आवाज में पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हें सच में मेरा हाथ इतना ज्यादा पसंद है? अचानक होश में आते ही तुमने हड़बड़ी में अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, माफ करना सीनियर जियान, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जियांग जियान ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से तुम्हारे गाल को सहलाया। ना समझ, बस मुझे सीनियर कहकर बुलाओ। उस पल तुम्हें ठीक एक सहमे हुए छोटे खरगोश जैसा महसूस हुआ और तुम तेजी से वहां से भाग निकले। तुम अपना चेहरा धोने के लिए रेस्ट रूम की तरफ चले गए, जबकि जियांग जियांग तुम्हें देखते हुए प्यार भरी नजरों से देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, क्या इस छोटी सी बेवकूफ को अचानक कुछ याद आ गया? तुमने अपने चेहरे पर थोड़ा पानी डाला और गहरी सांस ली। आखिर ये पहली बार था जब तुमने किसी दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा था। जब तुम रेस्ट रूम से बाहर निकली तो जियांग जियांग ने तुम्हें शरारती चंचल मुस्कान दी और छेड़ा, जूनियर, तुम्हें सच में मेरा हाथ पकड़ना पसंद है ना? शर्म से लाल होते हुए तुमने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और हकलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पसंद। अचानक जियांग जियांग धीरे धीरे तुम्हारे करीब आई, अपनी उंगली तुम्हारी ठुड्डी के नीचे रखी और उसे ऊपर उठाया। तुम कितने अनाड़ी जूनियर हो, तुम तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते। अगर तुम्हें अपनी सीनियर का हाथ पकड़ना पसंद है तो सीधे सीधे कह दो, आखिर हम औपचारिक रूप से शादीशुदा हैं। अब तक तुम्हारा चेहरा गर्दन तक शर्म से लाल हो चुका था। तुम उससे नजरें नहीं मिला पा रहे थे और तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा था। किसने मुझसे कहा था कि जियांग जियांग जियांगचैंग यूनिवर्सिटी की वो अलग थलग रहने वाली बर्फीली देवी है? वो तो मेरे साथ बस खेल रही है। माहौल अचानक से कामुक तनाव से भर गया था।
जियांग जियांग के होठों के किनारे हल्के से ऊपर उठे। क्या उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को छेड़ रहा हो? हेलो छोटी सफेद खरगोश जूनियर, ये आ गई तुम्हारी बड़ी खतरनाक भूरी भेड़िया सीनियर। जैसे ही तुमने अपनी आंखें बंद की और खुद को उसके अगले कदम के हवाले कर दिया, तुम्हें एहसास हुआ कि जियांग जियांग ने अपना फोन ऊपर उठा रखा है और तुम्हारी तस्वीरें खींच रही है। ऐसा करते हुए वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। माफ करना, तुम्हारे चेहरे के वो हाव भाव बहुत ही मजेदार थे। तस्वीरें खींचने के बाद उसने फोन तुम्हारे चेहरे के ठीक सामने कर दिया। जब तुमने तस्वीर देखा तो पाया कि तुम्हारी उस बेबस समर्पण वाली मुद्रा में कहीं ना कहीं आनंद की एक हल्की सी झलक भी थी। तुम्हें खुद एक पूरा पर्वर्ट यानी कामुक व्यक्ति जैसा महसूस हुआ। दर्द भरे भाव से तुमने मिन्नत की, सीनियर मैं तुमसे विनती करता हूं, प्लीज इसे डिलीट कर दो। जियांग जियांग ने तुम्हें एक शरारती रहस्यमयी मुस्कान दी। ये तुम्हारे भविष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है छोटी सफेद खरगोश जूनियर। तुम्हें रोने का मन किया लेकिन आंखों में आंसू ही नहीं बचे थे। सच में, भला किसने जियांग शैन को दूर रहने वाली देवी कहा था? वो तो असल में एक गुंडी है। तुमने जल्दी से बात बदल दी। ओ वैसे सीनियर, मेरा बेडरूम कहाँ है? तुम्हारा बेडरूम? क्या मैंने अभी अभी तुम्हें पूरा घर नहीं दिखाया? अब तो बस मास्टर बेडरूम ही बचा है। ये सुनकर तुम्हारी भौहें हैरानी से सिकुड़ गईं। सीनियर, कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि मुझे गेमिंग रूम में रहना होगा? जैसे ही तुमने ये कहा, तुम्हारी आंखों में अचानक चमक आ गई। गेमिंग रूम में रहने को मिलना तो बहुत बढ़िया होगा। इस बीच जियांग शैन के चेहरे की मुस्कान जम गई। कसम से मेरा मन कर रहा है कि तुम पर इतना सोडा वाटर छिड़कूं कि तुम्हारा दम ही घुट जाए। मैंने तो तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया है, फिर भी तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? एक ठंडी सांस लेते हुए उसने जवाब दिया, क्या तुम बेवकूफ हो? जब सिर्फ एक ही कमरा खाली है तो जाहिर है तुम मास्टर बेडरूम में ही रहोगे। ये सुनकर तुम झटपट उसकी तरफ लपके। नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारी बातें सुनकर जियांग शैन ने चिढ़कर कहा, मैंने कहा ना कि वहीं सोना है तो बस वहीं सो। मैंने तो इसे खुद ही एक सुनहरा मौका दिया है। क्या इस बुद्धू को सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं? उसने मन ही मन सोचा। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वो गुस्सा हो जाएगी, इसलिए तुमने बड़े ही दुखी भाव से जवाब दिया, ठीक है मैं वहीं रह लूंगा। उस पल तुम बिल्कुल किसी सताई हुई राजकुमारी जैसे लग रहे थे। दूसरी तरफ जियांग शैन ने तुम्हें घूर कर देखा। मैं जियांग यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। इसकी हिम्मत कैसे हुई जो ये ऐसे नखरे दिखा रहा है जैसे ये मुझसे भी बढ़कर हो? उसने मन ही मन सोचा। तुम्हारे मन से मास्टर बेडरूम में रहने की हिचकिचाहट दूर करने के लिए जियांग शैन ये समझाया कि ये सारा इंतजाम तो बस उसके पिता को खुश करने का एक नाटक था। यहां तक कि कमरे की सजावट भी उन्हीं ने चुनी थी। उसने बताया कि वो एक पवित्र और मासूम लड़की इस स्थिति से बिल्कुल नहीं डर रही थी। तो फिर आप एक सच्चे जेंटलमैन बिस्तर पर आराम से लेटकर अपने हाथों को काबू में क्यों नहीं रख सकते? इसलिए उसने जोर देकर कहा कि आपको बस आराम करना चाहिए और वहीं सो जाना चाहिए। उसकी ये दलील सुनकर आपको मानना पड़ा कि उसकी बात में दम था। इस पर काफी सोच विचार करने के बाद आप आखिरकार मान गए। हालांकि आपके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था जिसे पूछे बिना आप रह नहीं पाए। क्या ये कमरा सचमुच तुम्हारे पापा ने ही सजाया है? जियांग जियान ने कसम खाते हुए कहा, अरे आराम करो, मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? ऐसा कहते हुए उसने शरारत भरी नजरों से आपको आंख मारी और उसकी बड़ी बड़ी भोली आंखें चमक उठीं। आपका इरादा तो इस बात पर और जोर देने का था। आखिरकार वो पहले भी आपको नकली शादी के रजिस्ट्रेशन वाले नाटक से एक बार बेवकूफ बना चुकी थी, तो किसे पता कि वो इस बार भी आपके साथ मजाक ही कर रही हो। लेकिन जब आपने उसकी उन भोली आंखों में देखा तो आप खुद को उस पर यकीन करने से रोक नहीं पाए। इसके अलावा अगर वो झूठ बोल भी रही होती और इसका मतलब होता एक ही कमरे में रहना और साथ सोना, तो इसमें आपका ही तो फायदा था, है ना? आप तो शिकार थे। नहीं, जरा रुकिए, आप तो शिकारी थे और शिकारी अक्सर अपने शिकार का ही रूप धर कर आते हैं। ठीक उसी पल आपको लगा कि आपका आईक्यू आइंस्टीन से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यहां तो उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुझे नहीं। ये सोचते ही आप में अचानक आत्मविश्वास की एक लहर दौड़ गई। आप जियांग जियान की ओर मुड़े और बोले, हमारे पास अभी भी काफी समय है, क्यों ना 1-2 राउंड और हो जाए दीदी? अब उसे ये दिखाने का समय आ गया था कि आप में कितना दम है, आपके FPS गेमिंग के हुनर की असली ताकत दिखाने का समय।
लेकिन ठीक अगले ही पल जिस गेम को आप अपनी सबसे बड़ी खासियत मानते थे, उसी में उसने आपको बुरी तरह हरा दिया और आप एक आम बॉट से ज़्यादा कुछ नहीं लगे। आपको हैरानी से मुंह फाड़े देखते हुए जियांग जियान ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक प्यारा सा शरारती चेहरा बनाकर आपसे कहा, अगर तुम इतना ही बुरा खेलते हो तो तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब से इस घर में तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझे मेरे प्यारे छोटे से सफ़ेद खरगोश जैसे जूनियर? और हाँ, अब से जब भी तुम बाहर जाओगे तुम्हें मुझे बताना होगा। घर की इकलौती चाबी मैं अपने पास रख रही हूँ, तुम्हें यहाँ किसी और को लाने की इजाज़त नहीं है। अगर तुम खुद भी यहाँ आना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे बताना होगा, समझे बड़े हारे हुए इंसान? गेम हारने के बाद तुम बस जवाब में उसे सल्यूट ही कर पाए। हाँ सेनपाई। जैसे ही गेम खत्म हुआ, रात के खाने का समय हो गया। उस जोरदार मुकाबले के बाद तुम दोनों के पेट में जोरों की भूख लगने लगी थी। अपनी जीत से खुश होकर जियांग जियान खुद किचन में गई और तुम्हारे लिए एक शानदार दावत तैयार की। तुम्हें हैरानी हुई कि सेनपाई सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि वो एक बेहतरीन कुक भी थी। इसलिए पेट भर खाना खाने के बाद तुमने अपनी मर्जी से मेज़ साफ कर दी। बर्तन धोने के बाद तुम्हारा इरादा कुछ गेम्स खेलने का था, लेकिन जियांग जियान ने तुम्हें अपने पास बुलाया और उसका एक टीवी शो देखने में उसका साथ देने को कहा। बिना कुछ सोचे समझे तुम लिविंग रूम में चले गए। इससे पहले कि तुम्हें कुछ पता चलता, तुम अनजाने में ही उसकी हर बात मानने लगे थे। सोफा काफी बड़ा था और तुम सेनपाई की ठीक बगल में नहीं बैठे। ये देखकर जियांग शियान ने थोड़ा मुंह फुलाते हुए हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, इधर खिसक कर आओ। एक पल के लिए तुम्हारा शरीर अकड़ गया, लेकिन तुमने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली। तुम दोनों सोफे के बीच में बैठ गए। हालांकि तुम काफी करीब बैठे थे, लेकिन असल में एक दूसरे से टिककर नहीं बैठे थे। फिर भी जैसे जैसे तुम सेनपाई के करीब होते गए, तुम्हें उसके शरीर की एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई, एक बहुत ही प्यारी महक जो अजीब तरह से तुम्हें अपनी ओर खींच रही थी। काश मैं ऐसा कर पाता, तुमने मन ही मन सोचा। मैं सच में सेनपाई को अपनी बाहों में भरकर उसकी खुशबू को जी भर के महसूस करना चाहता। फिर सेनपाई ने तुम्हारे लिए एक कोरियन ड्रामा लगाया, खास तौर पर ऐसा ड्रामा जिसमें हीरो की याददाश्त चली जाती है। तुमने इससे पहले कभी कोई कोरियन ड्रामा नहीं देखा था, तुमने बस डोहाई पर उसके कुछ कमेंट्री क्लिप्स ही देखे थे। क्या ये सब बस डेटिंग के बारे में ही होता है, तुमने सोचा। इसमें इतना दिलचस्प क्या है? फिर भी कुछ ही देर में आप जोर से ये कहते हुए पाए गए, मुख्य हीरो और हीरोइन बस एक दूसरे के साथ क्यों नहीं आ जाते? जैसे ही आप बोल रहे थे, आप अनजाने में ही झुक गए और अपना सिर सेनपाई के कंधे पर टिका दिया। जियांग शियान ने नीचे आपकी ओर देखा। नहीं नहीं, माफ़ करना। आप तुरंत असलियत में लौटे और माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन जियांग शियान के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी। शरारत भरे अंदाज में चढ़ाते हुए उन्होंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर तुम थके हुए हो तो मेरी गोद में सिर रखकर लेट सकते हो।